आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कथाकार गौर हरिदास जी द्वारा लिखित कहानी उर्मिला। उन दिनों ईश्वर से प्रार्थना करने का जब भी सुयोग बनता तो मेरा एकमात्र उद्देश्य उर्मिला की मृत्यु कामना होता। मैं चाहता कि कोई अनहोनी हो और वो लौट कर हमारे स्कूल ही ना आए। उर्मिला के प्रति अपनी असहिष्णुता को लेकर मेरे भीतर कभी कोई ग्लानि न होती। उल्टे मेरी सारी अमंगल कामनाओं के बावजूद उसके साथ किसी तरह की अनहोनी न होने से मैं खुद को असहज महसूस करने लगा था। ऐसे में कभी कभी पद्मलोचन की बात मानकर पास के गांव के ओझा से सलाह लेने की बात पर गंभीरता से विचार करने लगता। पद्मलोचन का कहना था कि महालिक ओझा से ताबीज लाने से चक्षुबंधन से लेकर वशीकरण तक सब कुछ संभव है। चाहूँगा तो उर्मिला को अपने वश में भी कर सकूँगा। लेकिन आज उसी उर्मिला को इस हालत में देखकर मैं अपनी नज़रों से घिरा जा रहा हूँ। उन दिनों पद्मलोचन का वह प्रस्ताव लालच से तो भरा था, पर उसकी शर्त भयावह थी। अमावस की अंधेरी रात में गांव से बाहर वाले मसान के पास रहने वाले महालिक ओझा के मठ तक जाने के उसके प्रस्ताव से मैं डर रहा था। इससे तो अच्छा है कि कान में बैठकर ठाकुर से प्रार्थना करूं, न हो तो स्कूल की प्रार्थना सभा में हे आनंदमय कोटि भुवन पालक गाने के बाद उर्मिला को दंड देने के लिए कुछ पल मौन रहकर ईश्वर से अनुरोध करता रहूं। इससे मेरे सिवा कोई और मेरा उद्देश्य न जान सकेगा और न ही मुझे किसी भयावह स्थिति में फंसना पड़ेगा। मेरे और उसके बीच यह स्थिति उससे हुई मेरी पहली मुलाकात में ही बन गई थी। बारिश के चलते क्लास में उस दिन ज़्यादा छात्र नहीं आए थे। मैं डेस्क को तबला मान ठक ठक करता गाना बजा रहा था और दोस्त मेरे गाने का आनंद ले रहे थे। हेड मास्टर कब दरवाजे की चौखट पर आ खड़े हुए मैं जान ही नहीं पाया। क्लास में घुसकर वे कड़कती आवाज़ में बोले, कौन गा रहा था? मैं जानता था कि मुझे गाते हुए स्वयं उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है, फिर भी वे एक गवाह ढूंढ रहे थे। संभवतः मन ही मन चाह रहे थे कि कोई गवाह न मिले। हेडमास्टर का गुस्सा देखकर हम सब चुप लगा गए। सहसा खड़ी होकर उर्मिला ने कहा, विकास गा रहा था सर। हेडमास्टर के कान उमेटने से अधिक उर्मिला के इस आघात ने मुझे कष्ट पहुंचाया था। वहीं पर उसी क्षण मैंने ठाकुर से प्रार्थना करते हुए सोचा था, काश ये लड़की हमारे स्कूल में ना आती। हालांकि उर्मिला नियमित रूप से स्कूल आती और मेरी छोटी छोटी भूलों के लिए भी मेरी आलोचना कर खुश होती। मेरे प्रति उसकी दुश्मनी का कारण क्या था यह मैं समझ नहीं पा रहा था। दूर से आकर उसके गांव के पास वाले स्कूल में पढ़ने के चलते ही तो कहीं वह ऐसा नहीं कर रही। बार बार मन में ऐसे ख्याल उठते तो मैं अपने विश्वस्त मित्र पद्मलोचन से भी यही सवाल करता। मुझे साहस देने के लिए या फिर उर्मिला पर अपना पुराना गुस्सा उतारने के लिए पद्मलोचन इशारे से सिर के पास उंगली रखकर कहता, उसका तो स्क्रू ढीला है, क्यों उसके बारे में सोचते रहते हो? उसका भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, इसलिए उसके पांव ज़मीन पर नहीं है। होने दे, डरने की ज़रूरत नहीं, हम सब हैं ना तेरे साथ। पद्मलोचन की ऐसी बातों से मुझे हिम्मत मिलती। वह 9वीं क्लास का साल था। अपने गांव का स्कूल छोड़कर मैंने पाटपुर हाई स्कूल में नाम लिखाया था। पाटपुर हाई स्कूल छोटा स्कूल है। हमारी क्लास में तब केवल 14 छात्र थे, 12 लड़के और 2 लड़कियां। स्कूल छप्पर के नीचे था, पर दीवारें ईंट की थीं। सामने था बड़ा सा मैदान जिसमें तरह तरह के फूल खिले रहते थे। पीछे बहुत बड़ा तालाब था। पहले पहल वह स्कूल मुझे अच्छा नहीं लगा। स्कूल कहने पर जिस तरह की बड़ी इमारत के चित्र से मैं परिचित था, पाटपुर उच्च अंग्रेजी विद्यालय का चेहरा उससे मेल न खा रहा था। पर मुझे अच्छा लगे न लगे, मेरा नाम वहाँ लिखवा दिया गया और पास के तलबंद गांव में दूर के रिश्तेदार के घर रहने की व्यवस्था भी कर दी गई। बाद में 11वीं क्लास में साल भर के लिए मैं हॉस्टल में आकर रहा था। व्यवस्था में पाटपुर उच्च अंग्रेजी विद्यालय और तलबंद गांव के साथ तालमेल बिठा रहा था। धीरे धीरे बाढ़ लगे पगडंडी नुमा तलबंद के रास्ते और पाटपुर मुझे रास आने लगे। बारिश के दिनों में घास के मैदान में लाल लाल बीर बहुटी, बरगद पर बगुलों की सभा, तालाब की मेड़ पर नन्ही बच्चियां और बकरी के बच्चों की दौड़,
प्रतियोगिता मेरे स्कूल आने जाने के समय को अलग अलग रंगों में रंग रहे थे। मैं नीले आसमान के नीचे नाना रंगों और आकृतियों के मेघों की दौड़ भाग का खेल खेलते हुए तलबंध को पसंद करने लगा। धीरे धीरे गांव घर के संगी साथी दूर होते चले गए। छुट्टी होने पर पद्मलोचन मुझे अपने गांव ले जाता और मेरी मनपसंद उबले हुए अंडों के साथ चिकन झोल की व्यवस्था करता, तो अपने परंपरावादी परिवार की हर मनाही को चिकन झोल में मैं डूबो बैठता। सब कुछ धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। स्कूल की प्रार्थना के समय गाकर शिक्षकों का ध्यान खींचने लगा। फुटबॉल के खेल में हमेशा गोलकीपर बनकर भविष्य में दक्ष गोलकीपर बनने की शुभेच्छाएं भी जमा कर रहा था। वक्त बेवक्त स्कूल के तालाब में जाल डालकर छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए संगी साथी मुझे उत्साहित करते, तो मैं भी मछली पकड़कर लाने के बाद उन्हें पकाने के लिए अन्य कोई चारा न होने के चलते बगीचे की बाड़ से बांस के टुकड़े निकाल लाने की सलाह देने में कोई संकोच न करता। इन कामों में मेरा कौशल देख उस गांव के साथी मनी मन मुझे अपना नेता मानने लगे। उस समय भूल से भी मैं अपने इस असाधारण कौशल के पीछे अपने ही गांव के साथी बगुली की प्रेरणा और हौसला बढ़ाने की बात किसी को न बताता। सहज रूप से अपनी क्लास का मॉनिटर भी बन गया। स्कूल में घटने वाली हर घटना के पीछे मेरा हाथ होने की जानकारी सबको होने के बावजूद कभी पकड़े न जाने के कौशल को देख दोस्त मेरी मेधा की तारीफ करते, पर उर्मिला मुझे कोई भाव न देती। मेरी हर तरह की दक्षता को चुटकी में उड़ा देती। जरा सा मौका मिलते हुए मेरी कमज़ोर नस दबा देती और मैं चारों खाने चित्त हो जाता था। 9वीं क्लास की बात है। मॉनिटर बनने के लिए मेरे सहपाठी विक्रम और 2-3 अन्य छात्रों को मिलाकर उसने मेरे नेतृत्व को चैलेंज किया। तब मैंने बिना कुछ अच्छा बुरा सोचे विक्रम को गाली दे दी थी। तू दलित दलिद्दर मॉनिटर बनेगा बे। अभी मेरे मुंह से पूरी बात निकली भी ना थी कि किसी ने मेरे गाल को जोर से काट लिया। सामने देखा तो उर्मिला दांत किटकिटाती सामने खड़ी थी। उसका वर और चंडी रूप देखकर मैं डर गया। जैसे तैसे उसकी नुकीली उंगलियों से अपने गाल को छुड़ा लिया, पर उर्मिला की फटकार को न भूल सका। खबरदार कि तूने इस क्लास में किसी से भी फिर कोई ऐसी बात कही तो दलित ब्राह्मण क्या रे, हम सब साथी हैं। वैष्णव होकर भी पद्मलोचन के घर चिकन झोल उड़ाने वाला तू ऐसी बात कैसे कह सकता है? क्यों, उसने तो किसी से नहीं कही यह बात। यह सुनकर शर्म और अपमान से मेरी देह जल उठी। उसी क्षण क्लास छोड़ आया। उस दिन अपने कमरे में आने के बाद काफ़ी देर तक उर्मिला के बारे में सोचता रहा। लड़की होकर उसकी इतनी हिम्मत, सबके सामने मेरे गाल को नोच लिया। एक न एक दिन उसे ज़रूर देख लूँगा। उस समय मेरा छोटा सिकुड़ा सा चेहरा और लाल सुर्ख होंठ 2 धारे ब्लेड के इस्तेमाल के बावजूद मूछ के न आने का दुख मुझे क्षुब्ध और म्लान कर रहे थे। ध्रुव या नकुल की तरह यदि मेरा चेहरा लंबोतरा, 2 काली चकचक मूछें और थोड़ा खुरदरा होता तो मैं 1 मिनट में उर्मिला को ठीक कर देता। ऐसा लगा था मुझे। उर्मिला भले ही हमारे साथ पढ़ती थी, पर उम्र में मुझसे 2 साल बड़ी थी। लड़कियों को आमतौर पर अपनी उम्र छिपाकर रखने की बात मैंने सुनी थी, पर उर्मिला सबसे हटकर थी। और बार बार मैं तुझसे 2 साल बड़ी हूँ कहकर रौब गालिब करने की चेष्टा करती रहती। उर्मिला का चेहरा लंबोतरा और फैलाव लिए था। वो मेरे सामने खड़ी होती तो मैं सिकुड़ जाता। चौड़ी छाती, गोल मुंह, कमर तले तक लंबी चोटी, माथे पर कुमकुम, आंखों में पतली सी काजल रेखा, छाती पर सफ़ेद झीनी ओढ़नी। इस रूप और पोशाक में वह मुझसे कहीं अधिक श्रेष्ठ और दक्ष दिखाई देती। उसकी तुलना में दूसरी लड़की कम सुंदर और चुपचाप रहने वाली थी। हम उसे उर्मिला की चमची कहकर उसका उपहास करते। उर्मिला को कुछ छात्र सुंदर भी कहते थे। हालांकि उसकी यह सुंदरता उन दिनों कभी भी मेरी आंखों में कोई प्रभाव न छोड़ सकी। उसे दुश्मन भाव से ही देखता, फिर दुश्मन चाहे कुछ दिखे न दिखे, सुंदर तो नहीं ही लगता। पुलिस इंस्पेक्टर की घमंडी बहन, बुढ़िया, अहंकारी, रणचंडी, सारे के सारे ऐसे अनकहे संबोधन उर्मिला के लिए ही थे, पर इनमें से एक भी शब्द मैं प्रकट रूप में उससे कह न पाता। उर्मिला मुझे हर क्षेत्र में पीट रही थी।
10वीं क्लास में पढ़ते समय माँ बाबा से रोग आकर मैंने एक छींटदार शर्ट खरीदवा ली थी। पीर हार्ट ओपेरा की डुएट में गाना गाने वाले लड़के को वैसी शर्ट पहने मैंने देखा था। शर्ट मुझ पर फब रही थी। वैसी मॉडर्न शर्ट हमारे स्कूल में किसी के पास नहीं थी। इस मामले में मैं स्कूल में पहला था। यूनिफॉर्म व्यवस्था न होने से उस दिन वही शर्ट पहनकर गया था। दोस्तों ने शर्ट को पसंद किया था उर्मिला को छोड़कर। उर्मिला ने केवल इतना कहा था, जिनके भीतर कुछ नहीं होता वे ऐसी शर्ट पहनकर गंधालय शरीर को सजाते हैं। उसकी बात सुनकर सारे दोस्त मेरा साथ देने के बजाय मानो उर्मिला की बात का समर्थन करते हुए हंस रहे थे। उस दिन शर्म और अपमान से बुझा चेहरा लिए लौटा और कसम खाई, फिर कभी यह शर्ट न पहनूंगा। इतनी दुश्मनी हो जाने के बाद भी मैं उर्मिला की बातों को क्यों इतना महत्व दे रहा था, ये मेरी समझ से बाहर था। मेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली उर्मिला मुझसे जब भी जो काम करवाना चाहती अनायास करवा लेती। उसके स्वर में आदेश देने जैसा भाव रहता, जिसे टाल पाना मेरे लिए संभव न हो पाता। अधिकार भरी यह वाणी शायद उसे पुलिसिया भाई से मिली थी। सोचकर मैं उसकी हर बात सुन और मान लेता। एक बार स्कूल से तलबंद गांव के वापसी के रास्ते पर अचानक बारिश होने लगी। आसपास न तो पेड़ थे न ही मेरे पास छाता था। पहले तो मैंने अपने हाथ की किताबों को छाता बनाकर सिर पर रख लिया। हालांकि तुरंत बाद सिर से अधिक किताबों की हिफाजत ज़रूरी लगी, सो उन्हें अपने कपड़ों में छिपाने की चेष्टा करने लगा। रिमझिम में मेरा बदन भीग रहा था। उसी समय मैंने उर्मिला को कहते सुना, मर्दानगी दिखाते हुए भीग क्यों रहे हो? मेरे छाते के नीचे आ जाओ ना। गीली पलकों को ऊपर उठा मैंने उर्मिला को देखा, वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जाऊं न जाऊं की चिंता छोड़ उसके छाते के नीचे आ गया था। एक छाते के नीचे बढ़ाव चढ़ाव लेती उर्मिला और मैं। मुझे उससे सटकर खड़े होने में संकोच और उससे ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी ओर निहारते हुए गाल का दर्द याद आ जाता और मैं भय से 2 कदम दूर खिसक जाता। पर उर्मिला मुझे पानी की बौछारों से बचाने के लिए स्वयं भीगते हुए भी मेरे सिर पर छाता ताने बार बार कह जा रही थी, पास सरक आओ ना, मैं क्या तुम्हें मार डालूंगी? मैं उसकी बात मान चुपचाप चल रहा था। उसकी गर्म सांसें, छाती का उठना गिरना सबको निरखता हुआ उसे छू रहा था। कनखियों से उसे देखना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों से अपनी आंखें टकराते ही मैं उन्हें दूसरी ओर कर लेता। तलबंद गांव के पोखर के करीब पहुंचकर मैंने उर्मिला से विदा ली। उर्मिला के जाने के बाद इधर उधर देखते हुए टोली, किसी ने हमारा यूँ साथ साथ आना देखा तो नहीं। मैं निश्चिंत हुआ, क्योंकि सुनसान पड़े खेत बगीचे में कोई नहीं दिख रहा था। कुछ दिनों बाद उर्मिला ने अपने खेत से ककड़ी अमरूद लाकर क्लास में सबको बांटा, लेकिन मैंने शपथ ली थी कि इसके हाथ से कुछ भी नहीं खाऊंगा। सो ककड़ी और अमरूद के प्रति अपना लोभ किसी तरह से संवरण कर लिया, लेकिन मेरे दोस्त उर्मिला से अमरूद लेने का लोभ संवरण न कर पाए। उस दिन गुस्से से दांत किटकिटाते हुए एक बार फिर मनी मन उर्मिला को गाली दी। काश ये किसी के साथ भाग जाती है। फिर धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, तालाब में ही डूब जाए तो। पर उर्मिला को कुछ भी नहीं हो रहा था, बल्कि पद्मलोचन के अनुसार वह तो दिनों दिन और सुंदर दिखाई देने लगी और टीचर भी उसे पहले से ज़्यादा पूछने लगे। हर विषय में बहुत खराब नंबर आने पर भी मैथ के चिंतामणि सर भी उर्मिला को कुछ न कहते। खुद हेडमास्टर भी बिना कारण बुलाकर उससे बातें किया करते। कदम दर कदम उर्मिला की बढ़ती लोकप्रियता मुझे परेशान कर रही थी। मैं न तो चैन से रह पाता, न ही यार दोस्तों से गप्पे मार पाता। उर्मिला ने सहपाठियों को अमरूद और सर लोगों को मुस्कान से वश में कर रखा था। स्कूल में होने वाली सरस्वती और गणेश पूजा में बिना कारण उर्मिला सबकी प्रशंसा पा जाती। हम लोग सुबह उठकर फूल तोड़ने, गेट सजाने, रंगीन कागज़ काटने और मैदान से घास लगी थक्का थक्की माटी लाकर पूजा घर में पीछे की ओर जंगल का भ्रम पैदा करने वाले श्रम साध्य काम करके भी जितनी प्रशंसा न ले पाते, उर्मिला और उसकी सहेली 2 साड़ियाँ टांग कर हमसे अधिक प्रशंसा पा जाती। सर लोगों की इस नीति की हम लोगों ने अपने दायरे में कड़ी आलोचना की, पर इससे उर्मिला को कोई नुकसान न होता। सब दिन होत न एक समाना, तो फिर उर्मिला के दिन भी कैसे समान रहते। मैं जो हर दिन उसके अमंगल की कामना करते हुए ईश्वर को याद करता था,
उसका कुछ तो असर होना ही था। 11वीं की परीक्षा में उर्मिला फेल हो गई तो आगे की परीक्षा देने की उसकी योजना धरी की धरी रह गई। परीक्षा में फेल हो जाने के बाद उसे स्कूल आने की ज़रूरत नहीं रही। उसकी इस विफलता ने मुझे आनंद विभोर कर दिया। बिना कोई वजह बताए मैंने दोस्तों को लॉजेंस बांटा। बेवजह ही उस दिन देर तक अकेला खेलता रहा और माघ की ठंड के बावजूद हॉस्टल के बरामदे में गाना गाते हुए झूमता रहा। गाते गाते मन ही मन बुदबुदाया भी, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। पाटपुर हाई स्कूल में अब हमारे दिन गिने चुने रह गए थे। समय कम होता जा रहा था। मार्च के पहले हफ्ते में परीक्षा, फिर स्कूल से संबंध खत्म। हमारा सेंटर तिहड़ी हाई स्कूल में पड़ा। परीक्षा देने के बाद हम लोग वहीं से सीधे अपने घर चले जाएंगे ऐसा तय हुआ था। परीक्षा की तैयारियों के बीच हम सब कभी कभी सिर उठाए पाटपुर हाई स्कूल के बगीचे और तालाब को निहारा करते। तालाब की छोटी छोटी लहरों की तरह हमारे भीतर अनेक स्मृतियां जाग उठती। हमारे नीचे की क्लास के लड़के हमें विदाई देने की तैयारियों में लगे थे। मेरे साथी टेबल, कुर्सी, दीवार, बाड़ और एस्बेस्टस छत की क्लास में चित्र और लिखावट में विदा बंधु विदा लिख रहे थे। इसी तरह जहाँ तहाँ भूलना मत, विदा, अलविदा और चिर विदा जैसे अत्यंत भावनात्मक और करुण रस मिश्रित वाक्यों से स्कूल की दीवारें रंग गई थीं। हम भी दिल दिमाग से पाटपुर छोड़कर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। 10वीं क्लास के लड़के हमारे लिए भोज की व्यवस्था कर रहे थे। मंगल की रात भोज का आनंद लेने के बाद बुध की सुबह हम तिहड़ी के लिए निकलेंगे। उससे पहले एक बैलगाड़ी में हमारे ट्रंक, सूटकेस और बिस्तर चले जाएंगे और सुबह सुबह हम तिहड़ी के किराए के मकान में पहुंच जाएंगे। भोज अगले दिन दोपहर में था। मैं तालाब की ओर मुंह किए खाट पर बैठा पड़ रहा था। अचानक उर्मिला और उसकी सहेली को हॉस्टल के अपने कमरे में पाकर मैं डर गया। इस समय वो मेरा अपमान करने ही आई होगी, यह लगभग निश्चित था। लेकिन उर्मिला कुछ कह नहीं पा रही थी। चुपचाप मेरी बिखरी पड़ी किताब, कॉपियों, टेस्ट पेपर और कमरे में अस्त व्यस्त पड़े कपड़े लत्तों को बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रही थी। जहाँ जहाँ उसकी नज़रें पड़ रही थीं वहाँ पड़ा सामान मुझे और अधिक खराब और बेचैन करता दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उर्मिला चंचल हो उठी। उसने हाथ से घड़ी उतार मेरी ओर बढ़ाई। मैं थोड़ा अकबकासा गया था, पर वह बोली, हाथ में घड़ी न होने का तुझे दुख हो रहा है ना? ले, मैं तो परीक्षा दे नहीं रही, मेरी घड़ी ही सही तेरे साथ जाकर परीक्षा दे आएगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उर्मिला कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैं अपनी खाट के पास खड़ा उन दोनों के जाने पर नज़र गड़ाया था। घड़ी न होने के एहसास से मैं हर समय भीतर ही भीतर घुटता रहता। मैट्रिक परीक्षा के पूर्व जिन 2 चीज़ों की मुझे बहुत ज़रूरत थी उसमें घड़ी मुख्य थी। दूसरा था टेस्ट पेपर। घड़ी वाली बात 2-1 दोस्तों से कही तो थी, पर उर्मिला से तो कभी नहीं कही। इस बात को वह कैसे जान गई? सोचकर आश्चर्य हो रहा था। पर मेरे लिए तो उससे भी बड़ा आश्चर्य था उर्मिला का बदला हुआ रूप। आज से पहले कभी मुझे उर्मिला इतनी गंभीर और जिम्मेदार न लगी। हमारे बीच दुश्मनी बराबर बनी रही। अगर वह चाहती तो मेरे पास घड़ी न होने की चर्चा कर सबके सामने मुझे लज्जित कर सकती थी, पर वैसा न कर अपनी घड़ी मुझे दे जाएगी, इस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। सुनहरी घड़ी स्टूल पर रखी थी जिसमें काला फीता लगा था। हालांकि लड़कियों की घड़ी आमतौर पर छोटी साइज की होती है, पर मेरे छोटे और पतले चेहरे के हिसाब से वह इतनी छोटी भी ना थी। उर्मिला के जाने के बाद मैंने घड़ी को उठाकर हाथ में बांध लिया था। मैं अजीब से सिहरन से रोमांचित हो उठा था। पाटपुर छोड़े काफ़ी दिन हो गए। इस बीच गांव के उस स्कूल की स्मृतियां धुंधली और चित्र फीके हो चुके थे। 25 साल के अंतराल में बहुत कुछ अदल बदल चुका था। जिन लोगों से कभी न भूलने का वादा किया था वे सहज ही बिसर गए। विस्मृति की रेतीली आंधी में उर्मिला की स्मृति भी रेत पर लिखे गए नाम की तरह मिट चुकी थी। पर उसी की तरह दिखाई देने वाली इस आया से नर्सिंग होम के बरामदे में अचानक भेंट न होती तो शायद उर्मिला की स्मृति मन में कभी न उभरती। माँ को ऑपरेशन के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया था। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन से 1 दिन पहले शाम को इन्हें लाकर भर्ती करा दें ताकि खाने पीने का परहेज शुरू हो सके। अगले दिन सुबह 10 बजे डॉक्टर मिश्र इनका ऑपरेशन करेंगे।
बेड के ऊपर की चादर और तकिया का कवर बदल लेने के लिए मैं किसी सिस्टर को बुलाने जा रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर जो आया कमरे में आई, उसे देखकर मैं आश्चर्य से भर उठा। उर्मिला! मेरे मुंह से यह नाम अनजाने से निकल गया। देखते ही देखते मैं 25 बरस पीछे लौटने लगा। पाटपुर हाई स्कूल छोड़ने के अगले साल भद्रक से कटक आते समय मेरे सहपाठी सनातन ने उर्मिला के बारे में जो कुछ बताया था, वही था उसके बारे में सुना हुआ आखिरी समाचार, जिसे सुनकर मैं जितना अस्थिर हो उठा उतना ही लज्जित भी। उर्मिला के पिता ने पूजा के लिए बाहर से एक ओझा को बुलाया था। वह ओझा यक्ष पूजा द्वारा घर के अंदर से सोने से भरा घड़ा बाहर निकालने वाला था। पूजा विधि के एक विशेष प्रकार के लिए कुंवारी किशोरी की उपस्थिति जरूरी थी, ऐसा ओझा ने उर्मिला के पिता से कहा था। उसके बाद उर्मिला नहा धोकर पीली साड़ी पहनकर 7 दिन 7 रात पूजा घर में बैठी थी। 8वें दिन भोर में सोने के भरे घड़े का पता चलने की बात थी। पूरे गांव के बूढ़े बूढ़ियां, युवक युवतियां, लड़के बच्चे सब उस अनोखे दृश्य को देखने के लिए लालायित थे। पूजा घर के झरोखे दरवाजे की फांक से बस थोड़ा थोड़ा धुआं रह रहकर बाहर आ रहा था, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। यह सब बताते हुए सनातन उत्तेजना से कांप कांप जा रहा था, जबकि मैं दोनों कान खड़े किए उसके हर शब्द सुनने को आतुर था। सनातन ने कहा था, यूं ही सुबह से दोपहर हो आई पर दरवाज़ा नहीं खुला। देखने वालों का धैर्य सीमा पार कर चुका था। उर्मिला के पिता की राय पर जोर जबरदस्ती किसी तरह दरवाज़ा खोला गया। भीतर जले हुए होम काठ से धुआं उठ रहा था। चारों ओर धूप, बेर के पत्ते, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, घी और पूजा सामग्री बिखरी पड़ी थी, पर कमरे में न तो ओझा था न ही उर्मिला। दोनों खिड़की से कूदकर रात के अंधेरे में भाग गए थे। उर्मिला के पुलिसिया भाई के लिए यह घटना घोर अपमान का कारण थी और पिता के लिए बड़े शर्म की बात। पास पड़ोस और नाते रिश्तेदारों में यह बात आग की तरह फैल गई। रास्ते पगडंडियों, तालाब, मेड़ों, खेतों, खलिहानों में उर्मिला और युवा ओझा के संबंधों को लेकर तरह तरह की अश्लील चर्चाएं फैलती चली गईं। उसके बाद मैंने पूछा, पर सनातन ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बातों से मैं समझ गया कि वह ओझा के साथ क्यों चली गई थी, जबकि वह उसे ले जाना नहीं चाहता था। आज अचानक कई बरस बाद इस आया को देख उर्मिला की याद हो आई। माँ का बिस्तर बदलने वाली बात को भूलकर मैंने उससे पूछा, तुम उर्मिला हो ना? आया ने मानो एक अजीब संबोधन सुन लिया हो। नाराजगी प्रकट करते हुए बोली, उर्मिला कौन? मैं वनलता हूँ, वनलता परिड़ा। मैंने शर्म से सिर झुका लिया, फिर हड़बड़ाता सा बोला, कुछ गलत न समझे, आपका चेहरा मेरे एक मित्र के चेहरे से एकदम मिलता है, बस उसके शरीर का रंग आपसे थोड़ा। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बिछौने की चादर बदल कर आया जैसे आई थी वैसे ही बिना कुछ कहे चली गई। माँ अपने बेड पर सोई हुई हैं। मैं उसके पास एक कुर्सी पर बैठा आया के विषय में सोच रहा हूँ। क्या 2 अलग अलग व्यक्तियों के बीच इतनी समानता हो सकती है? 25 साल पहले उर्मिला थी गांव की एक किशोरी। 40 साल की इस आया के पास उर्मिला के चेहरे का लावण्य, वह चमक और सबसे महत्वपूर्ण उसकी दोनों आंखों में भरी हुई दीप्ति तो थी ही नहीं, पर लग तो एकदम उर्मिला ही रही थी। मैं एक बार फिर उस आया से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। हो सकता है कि मुझसे खुद को छिपाने के लिए झूठ बोल रही हो। मेरी आंखें कभी इतनी चूक नहीं सकती, पर उससे मेरी भेंट हो नहीं पा रही थी। अगले दिन और फिर उसके अगले दिन भी नहीं। इस बीच माँ का ऑपरेशन हो गया और रेस्ट के साथ दिन भी पूरे हो गए। नर्सिंग होम के सारे भुगतान देकर मैं घर लौट आया, लेकिन उर्मिला की याद लगातार मेरा पीछा करती रही। उन यादों में उस घड़ी से जुड़ी स्मृति भी थी। याद आ रहा था कि मैट्रिक परीक्षा के बाद उसकी घड़ी वापस कर आने के लिए माँ ने मुझसे कहा था, पर जाने क्यों किस लिए उस घड़ी को मैं लौटा नहीं पाया, और जब लौटाना चाहा तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई। उस दिन रविवार था। मैं चुपचाप घर से निकल नर्सिंग होम की तरफ चल पड़ा। रिसेप्शन पर बैठी एक परिचित सिस्टर से पूछा, वनलता परिड़ा आज आई थी क्या? उस सिस्टर के पास बैठी दूसरी सिस्टर मेरे सवाल को अपनी आवाज़ में दोहराई, वनलता परिड़ा आज आई थी क्या?
इसके बाद दोनों ने ही एक साथ उत्तर दिया, नहीं, वह 8-10 दिन से नहीं आ रही है। कहाँ रहती है, बता सकती हैं? 3 नंबर सेक्टर मंदिर के पास, घर के सामने ट्यूबवेल है। 8-10 दिन हो गए वनलता परिड़ा आई नहीं, पर क्यों? मेरे भीतर वनलता को लेकर पैदा हुई आश्चर्य लगातार बढ़ रहा था। निश्चय किया कि जैसे भी हो मिलूंगा ज़रूर। 3 नंबर सेक्टर के मंदिर के पास से बाएं हाथ की ओर मुड़ने पर कुछ दूर था वह ट्यूबवेल। वह टूटा हुआ या तो अंधेरे में भी पता चल रहा था। चारों ओर सूखे पत्ते और घास। कुछ दूर पर आउट हाउस की तरह दिखाई देता एक एस्बेस्टस का घर। दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन चीखने रोने का स्वर खिड़की और छत के मोखे से छिटक कर बाहर तक फैल रहा था। मैं डर गया। घर के अंदर कोई पुरुष एक स्त्री को पीटता हुआ अश्लील गालियां दे रहा था। घर के अंदर से देगची थाली गिरने और कुछ टूट फूट की आवाज़ें आ रही थीं। बीच बीच में स्त्री की कातर गुहार भी। यह वनलता परिड़ा का घर है? मैं किसी से पूछना चाहता था, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल अशांति से भरा लगा। सोचा कि लौट जाऊं, फिर किसी दिन आऊँगा, कि धड़ाक से दरवाज़ा खुल गया। अंदर से एक कंकाल नुमा व्यक्ति बाहर आते आते मुझे देखकर खड़ा हो गया। उसके मुंह से स्प्रिट की गंध आ रही थी। उसकी आंखें लाल दिख रही थीं। उसने पूछा, हैं, किधर? किसी का कुछ खलास करना है क्या? चलो 50 फेंको। मैं और डर गया। खलास? 50 रुपये? पर क्यों? मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं वनलता से कुछ पूछने आया था। वह चिढ़ गया हो इस अंदाज में अंदर झांकते हुए बोला, फिर एक नया आशिक आ गया? कितने घाट का पानी पीती है, क्या पता? क्रोध और घृणा से मेरी मुट्ठियां भिसने लगी। उस व्यक्ति के थोबड़े पर चटाक से एक चाटा जड़ देने का मन कर रहा था, पर चुपचाप खड़ा रहा। उसने इधर उधर देखा, फिर किसी ललमुहे बंदर की तरह बरामदे से कूदा और अंधकार में गुम हो गया। मेरे सामने वनलता परिड़ा का घर मानो किसी अनाथ बच्चे की तरह खड़ा था। चारों ओर दिखाई दे रही थी विकल करती दरिद्रता। वनलता ने आंखों से आंसू पोंछकर मेरी ओर देखा। उसका चेहरा ललछौहा दिख रहा था। लगा कि ज्वर से कांप रही है। मैंने देखा ऊपर एक बल्ब जल रहा है। उसकी मटमैली रोशनी में घर के भीतर की चीज़ें साफ साफ नहीं दिख रहीं। दीवार से सटी एक खाट जिसका सहारा लेकर वनलता खड़ी है। मैंने कहा, नर्सिंग होम गया था, सुना कि तुम कई दिनों से आई नहीं, इसलिए चला आया। क्या काम था? वनलता का सीधा ठेठ सवाल। काम? काम तो कुछ भी नहीं था, पर उर्मिला। कौन उर्मिला? उसके स्वर में उपेक्षा थी। वह मेरी दोस्त थी। मैंने उसे समझाने की चेष्टा की। मैं नहीं पहचानती उसे। और कोई काम है? नहीं, असल में आपका चेहरा मुझे उर्मिला की तरह लगता है। उसका एक कर्ज मुझ पर रह गया है, उसकी घड़ी। पूरी होने से पहले ही मेरी बात काटते हुए वनलता ने कहा, रहने दो, कुछ तो है कहीं उस बेचारी का। मैं चौंक पड़ा। मुझे अचानक लगा यह वनलता नहीं, उर्मिला ही है। नहीं तो अपरिचित उर्मिला को बेचारी क्यों कहकर कहती वनलता परिड़ा? मुझे पाटपुर हाई स्कूल की बातें याद आ रही थीं। उर्मिला की कसैली बातें, कोसना चीखना, रोज़ रोज़ निर्देश देना याद आ रहा था। याद आ रहा था तलबंद गांव के वापसी के रास्ते में उर्मिला की छतरी के नीचे साथी बनकर रास्ता तय करना। अभिभावक जैसा उसका रंग ढंग, उस लड़की की यह दुर्दशा। सिर उठाकर उसे फिर देखा। वह शराबी व्यक्ति क्यों उससे मारपीट कर रहा था? पूछने का साहस नहीं जुटा पाया। आखिरी बार कहा, तुम वनलता नहीं हो, उर्मिला हो, पर यूं झूठ बोलकर मुझे क्यों लौटा रही हो, मैं समझ नहीं पा रहा। उर्मिला? कितनी बार कहूँ, मैं उर्मिला नहीं, वनलता हूँ। उर्मिला फुर्मिला यहाँ कोई नहीं है। वह तो कब की मर चुकी। पाप गर्भा बदजात लड़की मर गई कब की। आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। वह चीखती सी बोली और धड़ाक से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं चौंक गया। वापस पलटते सुना कि वह मुंह पर कपड़ा दाब कर रो रही है दरवाजे की दूसरी तरफ। उसकी वह रुलाई दरवाजे की इस तरफ साफ साफ सुनाई दे रही है। पाटपुर हाई स्कूल में पढ़ते समय अक्सर उर्मिला के सर्वनाश की कामना करता रहता था, पर आज जब उसकी
उसी उर्मिला का सर्वनाश अपनी आंखों से देख रहा हूं तो ये सब अपनी आंखों से देख लेने के बाद तो मुझे खुशी से झूम उठना चाहिए, पर कहाँ खुश हो पा रहा हूं मैं। तो यह थी कहानी उर्मिला। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।